नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी वो तेरा घर ये मेरा घर। आज खाने की मेज पर अरसे बाद पिंकी चहक रही थी। पीएमटी की परीक्षा सानंद संपन्न हो जाने से वातावरण हल्का हो गया था। इतने दिनों तक एक तनाव सा व्याप्त था, घर पर भी और बच्चों के मन पर भी। प्रसन्ना का सेकेंड सेमेस्टर परसों ही समाप्त हुआ। आज पिंकी भी फ्री हो गई थी। अब रिजल्ट की चिंता कुछ दिनों के लिए मुलतवी रखकर आज़ादी का जश्न मनाया जा सकता था। खाने की मेज पर उसी की प्लानिंग चल रही थी, तरह तरह के सुझाव और तरह तरह की फरमाइशें। मिस्टर प्रसाद ने बच्चों के उत्साह पर ब्रेक लगाते हुए कहा, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि पापा के ऑफिस में समर वेकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर आप आराम से घर में बैठिए, बच्चों की माँ ने तुनक कर कहा। लेकिन मैं 10-15 दिनों के लिए कहीं ज़रूर जाऊंगी। आपको तो दफ्तर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। इन दोनों की टेंशन मैंने अकेले झेली है। आई नीड अ चेंज बैडली। मैं सोच रहा था, मिस्टर प्रसाद ने झिझकते हुए कहा और चुप हो गए। क्या सोच रहे थे आप? अब कह भी डालिए। यही कि इस शनिवार इतवार सागर जाकर बाबूजी को लिवा लाता। ओह नो, बच्चों ने कोरस में कहा। तो माँ ने उन्हें आंखों से डपट दिया और बोली, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, उन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। इतने दिन वे बेटी के यहाँ कभी रहे हैं क्या? पापा, आप भी बेटा बेटी करने लगे हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। अपने लिए होंगी, पर बाबूजी तो पुराने ढर्रे के व्यक्ति हैं। उनके लिए ये बातें बहुत महत्व रखती हैं। अब इस उम्र में यह आशा करना कि वे अपनी सोच बदल लेंगे बेकार है। यह तो ठीक है कि माया की स्वतंत्र गृहस्थी है, इसलिए वे 2 महीने वहाँ टिक भी गए। छाया के यहाँ तो उसके सास ससुर जेठ देवरों के बीच 2 दिन भी नहीं रह पाते। बच्चों ने फिर बहस नहीं की, चुपचाप खाकर उठ गए। पत्नी ने टेबल समेटते हुए पूछा, सुनिए, क्या इसी हफ्ते जाना जरूरी है? वे प्रश्नार्थक नज़रों से पत्नी को देखते रहे। नहीं, मैं सोच रही थी बच्चे थोड़ा रिलैक्स कर लेते। अभी अभी तो बेचारे फ्री हुए हैं। बच्चों को रिलैक्स होने के लिए कौन मना कर रहा है? आप समझते नहीं हैं। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो थोड़ा बंधन तो हो ही जाता है। बच्चों के हंसने बोलने पर, खाने पीने पर बंदिश लग ही जाती है। तो तुम चाहती हो बाबूजी को वहीं रहने दूं? उनका स्वर थोड़ा तल्ख था। पत्नी ने नरमाई से कहा, नहीं, मेरा मतलब था 8-10 दिन और सही। फिर तो हम ही को वे तय नहीं कर पाई कि झेलना कहें कि भुगतना कहें। पति की नाराजगी के डर से उन्होंने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। कई बार अनकहे शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मिस्टर प्रसाद भी उन अनकहे शब्दों को भली भांति पढ़ गए। उन्हें वितृष्णा और खीज हो आई। अपने आप को वे पहली बार इतना निरुपाय अनुभव कर रहे थे। कितनी हसरत से, कितनी उमंग से वे बाबूजी को यहाँ लाए थे। यूं तो माँ की मृत्यु के बाद ही उन्हें लाने का मन था, पर साल भर तक बाबूजी वहाँ से हिलने के लिए राजी नहीं हुए। प्रसाद ही दौड़ दौड़ कर वहाँ जाते रहे, बाबूजी की खोज खबर लेते रहे। हर बार बाबूजी पहले से ज़्यादा थके हुए, टूटे हुए नजर आए। यह स्वाभाविक भी था। 40-45 साल का साथ एकाएक छूट जाता है तो आदमी टूट ही जाता है। फिर बाबूजी के मित्र भी कहने लगे, बेटा अब अपने पिता को अपने पास ही रखो, बुढ़ापे का शरीर है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। माँ की बरसी के बाद बाबूजी की एक नहीं सुनी गई। जिद करके वे लोग उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए। बेटे के साथ साथ बहू और बच्चों ने भी बहुत मनुहार की थी, तभी वे राजी हुए थे। पर बहुत जल्दी एहसास होने लगा कि स्वागत का यह भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है। यूँ तो बाबूजी बहुत शांत प्रकृति के जीव हैं, उनकी ज़रूरतें भी बहुत थोड़ी सी हैं। इधर उधर दखल अंदाजी करने की आदत भी नहीं है। फिर भी वे हाड़ मांस के जीव तो हैं। घर में उनकी उपस्थिति महसूस की ही जाती थी। सबसे बड़ी समस्या थी सोने की।
इससे पहले बाबूजी जब भी आए माँ साथ में होती थी। वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे। 8-10 दिन की बात होती थी, कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाती थी। थोड़ी सी असुविधा भी तब नहीं अखड़ती थी। बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के साथ खुशी से एडजस्ट भी हो जाते थे। बल्कि तब तो दोनों में होड़ लगा करती थी कि कौन किसके पास सोएगा। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। बच्चे बड़े हो गए थे, दोनों के पास अपने स्वतंत्र कमरे थे। तीसरा प्रसाद दंपत्ति का था। कुछ दिन पिंकी माँ के पास सोई और प्रसाद जी पिता के साथ उनके कमरे में सोए। पर यह व्यवस्था अस्थायी तो नहीं हो सकती थी। जवान होती बिटिया के कमरे में बाबूजी का सोना भी अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्हें प्रसन्ना के कमरे में सुलाया गया। वहाँ भी घोर असुविधा थी। उसे रात देर तक जागकर पढ़ने की आदत थी। उसका स्टीरियो भी हरदम बजता रहता था। दीवार पर कई ऐसे पोस्टर थे जिन्हें बाबूजी की नज़रों से बचाना जरूरी था। अंततः बाबूजी की व्यवस्था हॉल में की गई। 3 बेडरूम वाले घर में भी बाबूजी के लिए निरापद बस यही स्थान था। वे दीवान पर आराम से सो जाते थे, पर उनके साथ उनका पानी, दवाइयाँ, टोपी, मफलर, टॉर्च, जूते, चश्मा सभी रखे रहते थे। सुबह नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योग्य नहीं रहता था। सबसे बड़ी समस्या थी टॉयलेट की। बुढ़ापे के कारण रात में कई बार उठना पड़ता था। सो पप्पू के कमरे का ही आश्रय लेना पड़ता था। सुबह उन्हें जल्दी उठने की आदत थी। रात भर का जागा हुआ प्रसन्ना सुबह सुबह उनके मुख प्रक्षालन से खींच उठता था। एक स्थिति यह आई कि बाबूजी बच्चों के लिए अझेल हो गए। यह अझेल शब्द भी बच्चों का ही गढ़ा हुआ था, जो प्रसाद जी को बहुत चुभा था। फिर उन्होंने छोटी बहन को चुपचाप पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी को ले जाए। बच्चों की परीक्षा के बाद वे खुद उन्हें लिवा लाएंगे। अब परीक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं, पर लगता है घर अभी भी मानसिक रूप से बाबूजी के पुनरागमन के लिए तैयार नहीं है। मिसेस प्रसाद देर रात तक टीवी देखती थी, सुबह देर से उठती थी, 12 बजे तक नहाती थी। हफ्ते में 2 दिन उनकी मालिश वाली आती थी। हर 15वें दिन मेहंदी वाली आती थी। हर तीसरे दिन उनकी किटी पार्टी होती थी। बाबूजी के रहते ये सारे काम सहजता से नहीं हो पाते थे। पिंकी को सहेलियों के साथ बाहर घूमने का शौक था। हर तीसरे दिन वे लोग पिक्चर जाती थी। प्रसन्ना का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं था। दोस्तों का जमघट हमेशा उसे घेरे रहता था। बाबूजी के रहते ये गतिविधियां भी थोड़ी धीमी हो जाती थी। फिर सारे परिवार को बाहर खाने का शौक था। बाबूजी साथ नहीं जाते थे। उनके लिए घर पर पूरा सरंजाम करके जाना पड़ता था। बाहर जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता था। प्रसाद जी इन बातों को न समझते हों ऐसा नहीं था, पर इस कारण बाबूजी को हमेशा के लिए माया के यहाँ तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना। पत्नी सास बहू का सीरियल देखने में व्यस्त थी। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने माया को फोन लगाया। वे हर 10-15 दिन बाद फोन करके बाबूजी की कुशलक्षेम पूछ लेते थे, पर उन्होंने बाबूजी से कभी बात नहीं की। उन्हें डर लगा रहता कि कहीं उन्होंने आने की जिद पकड़ ली तो वे मना नहीं कर पाएंगे। फोन माया के पति सुरेश ने उठाया था। कुशलक्षेम के बाद प्रसाद जी ने कहा, मैं अगले रविवार आ रहा हूँ, बाबूजी से कहिए तैयार रहें। भाई साहब, आपको माया ने बताया नहीं क्या? बाबूजी तो कब से चले गए। चले गए? कहाँ? उन्हें लगा कि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो गई है। उन्होंने चोर नज़रों से पत्नी की ओर देखा। वह सीरियल में खोई हुई थी। उन्होंने अपनी आवाज़ यथाशक्ति धीमी करते हुए कहा, कहाँ चले गए? अपने घर जौरा। मैं खुद ही तो छोड़ आया था। हाँ, शायद बाबूजी ने मना किया था, इसलिए माया ने आपको बताया नहीं होगा। वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। आप ज़्यादा परेशान ना हो भाई साहब, ये पुराने लोग हैं ना, दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हो पाते। उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है। उस रात वे जरा भी नहीं सो सके। पता नहीं कैसे कैसे विचार आते रहे।
मुश्किल तो यह थी कि वे अपनी परेशानी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे। वह फौरन कह देती, हमने तो 6 महीने झेल भी लिया, पर आपकी बहन तो जरा से में ही उकता गई। दूसरे दिन उन्होंने माया को दफ्तर से ही फ़ोन लगाया। जानते थे इस समय सुरेश भी घर पर नहीं होगा। उनके उलाहनों के उत्तर में माया ने कहा, भाई साहब, आप कुछ मेरी मजबूरी का भी तो अंदाज लगाइए। वे तो 8वें दिन से जाने की रट लगाए बैठे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 15 दिन रोका, फिर वे तो अकेले ही चल पड़े। बोले, भोपाल कौन सा दूर है, यहाँ से बस में बिठा दो, वहाँ फ़ोन कर दो, कोई न कोई उतार लेगा। मैंने बहुत मना किया, पर जब बिल्कुल ही जिद पर आ गए तो उन्हें असली बात बतानी ही पड़ी। क्या? यही कि बच्चों की परीक्षा होने तक आपको यहीं रहना है। तब तो शायद तुमने यह भी बता दिया होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था कि उन्हें ले जाओ। भाई साहब, यह तो मैं कभी नहीं बताती, पर उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। उसके बाद तो वे पल भर भी यहाँ रुकने को राजी नहीं हुए। बोले, ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है, मुझे वहीं पहुँचा दो। फिर ये खुद जाकर छोड़ आए थे, ज़रूरी व्यवस्थाएं भी कर आए थे। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने चुपचाप रिसीवर रख दिया था और उस घड़ी को कोसते रहे जब उन्होंने बाबूजी को माया के साथ भेजा था। पूरे हफ्ते वे गुमसुम बने रहे। फिर एक शाम मालवा एक्सप्रेस से चल ही पड़े। मुंह अंधेरे मुरैना पहुँचे। वहाँ से जो पहली बस मिली उससे जौरा के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा था कि इतनी सुबह घर खुलवाने में दिक्कत होगी, भूल ही गए थे कि गांव कस्बों की सुबह जरा जल्दी होती है। घर पहुंचकर देखा, सामने वाले आंगन में चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और बाबूजी की मित्र मंडली चर्चा में मशगूल है। उन्होंने जाते ही सबके पांव छुए, आशीर्वाद पाया। फिर वे सबके सब उठ खड़े हुए। पंडित जी, अब आप बेटे की खातिर कीजिए, हम लोग चलते हैं। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं क्या कोई मेहमान हूँ? यह तो मेरा घर है, आप लोग इत्मीनान से बैठें। इस आग्रह में शिष्टाचार तो खैर था ही, एक उद्देश्य यह भी था कि उतनी देर तक बाबूजी के सामने अकेले पड़ने से बचे रहेंगे। पर बाबूजी के दोस्त रुके नहीं। उन्हें विदा करके बाप बेटे दोनों भीतर आए। बाबूजी ने कहा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय चढ़ाता हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो चकित रह गए। बाबूजी, ये कमोड कब लगवाया? अभी अभी तो लगवाया है। सोचा तुम लोग आते हो तो तुम्हें परेशानी तो होती होगी, मुझे भी बुढ़ापे में आरामदायक लगता है। उस पुराने घर में वह नया नकोर बाथरूम टाट में रेशम के पैबंद सा लग रहा था। फ्रेश होकर बाहर आए तो देखा चौके में एक छोटी सी मेज पर चाय लग गई थी, साथ में बिस्कुट भी थे। यह मेज भी नई लग रही है। हाँ, अब पटे पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ याद आती है। वैसे भी पट्टे पर बैठकर खाने का मज़ा तो तब है जब पास बैठकर कोई बात करे, गरम गरम फुलके उतारकर मनुहार के साथ परोसे। जब अपने से लेकर खाना है तो मेज ही ठीक है। प्रसाद जी समझ गए कि बाबूजी एक तरह से यहीं रहने का मन बना चुके हैं। वे पहले की अपेक्षा चुस्त दुरुस्त भी लग रहे थे। शायद माँ की आकस्मिक मृत्यु की दुख से वे उबर चुके हैं। अपने मन की बात कहने के लिए वे उपयुक्त शब्द खोज रहे थे, तभी किसना ने आकर उनके पैर छुए। कैसे हो किसना? बस बाबूजी की कृपा है, उसने गदगद भाव से कहा। बाबूजी की कृपा का बखान फिर कर लेना, पहले जाकर भैया के लिए कुछ नाश्ता लेकर आ, बाबूजी ने कहा और जेब से पैसे निकालकर वे तफसील से उसे कुछ समझाने लगे। प्रसाद जी ने कहना चाहा कि बाबूजी, आजकल मैं यह सब नहीं खाता हूँ। उन्होंने खुद उठकर किसना को पैसे देने चाहे, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि बाबूजी अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। यह भी कि यह बाबूजी का घर है, यहाँ उनका आदेश ही चलता है। उन्होंने सोचा नाश्ता आने से पहले नहा लिया जाए। नहाने के बाद आंगन में बंधी रस्सी पर तौलिया फैलाते हुए उन्होंने देखा कि एक महिला ने उन्हें देखते ही लंबा सा घूंघट खींच लिया है।
बाबूजी आंगन में कौन है? किसना की बहू होगी, वे लोग अब यहीं रहने लगे हैं ना। यहीं मतलब? पीछे गाय वाली कोठरी खाली पड़ी थी ना, उसे ठीक ठाक करके दे दी है। बहू भी गांव में पड़ी थी, उसे भी ले आया है। वह मेरे लिए 2 रोटियां डाल देती है, चौका बासन झाड़ू बुहारी कर देती है। किसना मेरी धोती फीस देता है, सौदा सुलभ ला देता है, काम भी हो जाता है और साथ भी। तुम लोगों को भी वहाँ फिक्र नहीं रहेगी कि बाबूजी अकेले पड़े हैं। लेकिन आपको यहाँ अकेले रहने कौन देगा? मैं तो आपको ले जाने के लिए ही आया हूँ। मुझे लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मेरी जब मर्जी होगी चला आऊँगा। पर जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मुझे यहीं रहने दो। यहाँ मेरे दोस्त अहबाब हैं, नाते रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस हैं। दरवाजे पर खड़ा भी हो जाता हूँ तो 10 लोग जय राम जी करते निकल जाते हैं। वहाँ तो समय काटे नहीं करता, दिन भर छत की कड़ियाँ गिनता रहता हूँ। बात करूँ भी तो किससे? तुम सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हो। अब इस उम्र में मुझसे ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं होता। बाबूजी की बात एकदम सही थी। उसका कोई तर्क संगत उत्तर प्रसाद जी खोज रहे थे कि बाबूजी ने कहा, एक बात और है बेटा, तुम्हारी माँ तो नहीं रही, पर जब तक मैं हूँ तब तक तो लड़कियों का पीहर बना रहे। कभी उनका मन हुआ तो आने को एक घर तो हो। क्या वे लोग मेरे घर नहीं आ सकती? उन्होंने कहना चाहा, पर अपनी बात का खोखलापन खुद ही उनकी जबान पर ताला लगा गया। उन्हें याद आया कि जब जब बहनों को बुलाना चाहा, घर में समस्याओं का एक अंबार उठ खड़ा हुआ। बाबूजी अपनी रौ में कहे जा रहे थे, माँ के पीछे बेचारी जब भी आई हैं खुद ही खटती रही हैं। अब यह किसना की बहू आ गई है तो थोड़ा हाथ बटा देगी, कुछ तो सहारा हो जाएगा। प्रसाद जी ने विषयांतर करते हुए कहा, बाबूजी आपने इस छोकरे को जगह तो दे दी है, बाद में कहीं लफड़ा ना हो जाए। कैसा लफड़ा? बाद में अगर इसने जगह खाली करने से इनकार कर दिया तो? बाद में मतलब? प्रसाद जी शर्म से गड़ ही गए। अपनी व्यग्रता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रहे हैं। बाबूजी ने लेकिन इसे बड़े सहज भाव से लिया। बोले, उसकी चिंता अभी से क्यों? बाद में तो किसी को यहाँ रहना नहीं है, मकान तो बेचना ही है। जो भी खरीदेगा वही किसना से भी निपट लेगा। अपनी शर्म से वे अब तक नहीं उबर पाए थे और बाबूजी ने जैसे स्पष्ट ही उस ओर संकेत कर दिया। इसलिए अपनी सफाई सी देते हुए प्रसाद जी बोले, बाबूजी घर बेचने की बात तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे लिए यह सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, मेरा मानसिक संबल है यह, पर मेरे पीछे तो इसे निकालना ही पड़ेगा। रख कर करोगे भी क्या? प्रस्ताव तो अभी से आ रहे हैं। भोपाल जाने से पहले तो इतनी अच्छी ऑफर आई थी कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपने को रोक पाया। ये तो कहो कि ईश्वर ने ही सद्बुद्धि दे दी थी, नहीं तो मेरी फजीहत ही थी। अंतिम बात कहते कहते बाबूजी का स्वर भर्रा गया था। इतनी देर से प्रसाद जी के मन में जो बात खदक रही थी उसे कहने का भी यही मौका था। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कह ही डाला, बाबूजी आप माया के यहाँ से उस तरह जिद करके चले आए, यह अच्छा नहीं किया। जानते हैं मैंने अब तक यह बात आपकी बहू को भी नहीं बताई है। वह तो यही सोचेगी न कि माया अपने बाबूजी को महीना भर भी नहीं रख सकी। यह तुमने बहुत अच्छा किया, बहन को कटघरे में खड़ा होने से बचा लिया। अब तुमने बात उठाई ही है तो मुझे भी कह लेने दो। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझसे कहना था। उस लड़की को इस प्रपंच में क्यों डाला? वह तो चलो, बात तुम भाई बहनों के बीच ही रह गई, पर कल को अगर जमाई बाबू को मुझसे परेशानी होती, वे मुझसे उब जाते और माया से कहते तो सोचो क्या होता। मुझे तो कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलती। ऐसी नौबत आने से पहले ही वहाँ से चल देना अक्लमंदी थी, इसलिए चला आया। पर आप यहाँ क्यों आ गए? सीधे भोपाल आ जाना था ना।
प्रसाद जी ने कहना चाहा, पर उनकी आवाज़ गले में फंस कर रह गई। बाबूजी जैसे उनकी बात समझ गए। पीठ थपथपाकर सांत्वना के स्वर में बोले, रात भर के जगे हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं एक चक्कर बाजार का लगा कर आता हूँ। कौन सी तरकारी खाओगे? तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी वो तेरा घर ये मेरा घर, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।